आज की इस गहन चर्चा में हम वास्तुशास्त्र के एक ऐसे ग्रिड या पद को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब हम बात कर रहे हैं वास्तु पुरुष मंडल के उत्तर दिशा में स्थित N2 पद की, जिसे नाग या अही पद भी कहा जाता है। और हमारे पास जो रिसर्च और नोट्स हैं उनका मुख्य फोकस भी यही है। ये स्पेसिफिक जोन सिर्फ एक दिशा नहीं है, सही कहा, बल्कि ये भौतिक समृद्धि और हमारे अंदर की आकांक्षाओं को कैसे कंट्रोल करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही इंसान का जो सोशल नेटवर्क होता है उसका भी इस पद से सीधा कनेक्शन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पद का असर सिर्फ किसी घर के स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असर वहां रहने वालों की मानसिक स्थिति और करियर की ग्रोथ से भी सीधा जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा मिशन इसी नाग पद के पीछे के असली विज्ञान को समझना है। देखिए, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो अक्सर लोग बेसिक उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पर ही रुक जाते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को बस इतना ही पता होता है। लेकिन जो लोग इस विषय की गहराई को समझते हैं उन्हें पता है कि असली खेल इन सूक्ष्म ग्रिड्स का होता है। उत्तर दिशा को वैसे भी समृद्धि और अवसरों का केंद्र माना जाता है, लेकिन उस उत्तर दिशा के अंदर ये जो N2 यानी नाग पद है, ये उस समृद्धि को गति देने वाला इंजन है। इंजन की तरह काम करता है। हाँ, मतलब अक्सर नाग या सर्प शब्द सुनते ही एक स्थिरता या डर का ख्याल आता है। बिल्कुल, जैसे कोई सांप कुंडली मारकर बैठा हो। सही कहा, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। ये ऊर्जा के लगातार प्रवाह यानी निरंतर विकास को दर्शाता है। यही पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हमारे नोट्स में नाग को सिर्फ एक स्थिर जीव नहीं बताया गया, बल्कि इसे एक दूत या मैसेंजर के रूप में रेफर किया गया है। एग्जैक्टली, मैसेंजर। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो दूत का काम क्या होता है? सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि N2 पद की ऊर्जा गतिशीलता और संचार की ऊर्जा है, और मूवमेंट की ऊर्जा भी है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसा तिजोरी में रखने वाला जोन नहीं है, बल्कि ये उस पैसे या अवसर के आने के रास्तों को खोलने वाला जोन है। आज की भाषा में इसे हम सीधा नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन से जोड़ सकते हैं। एकदम सही, कम्युनिकेशन और मूवमेंट। अगर किसी बिल्डिंग में ये N2 जोन एक्टिव और बैलेंस्ड है तो वहां रहने वालों के पास सही समय पर सही जानकारी पहुंचती है। और बिजनेस या करियर में सही जानकारी ही तो ग्रोथ का आधार होती है। बिल्कुल। इसके साथ ही इस पद का एक बहुत ही गहरा अर्थ आकांक्षाओं का नियंत्रण भी है। आकांक्षाओं का नियंत्रण। हाँ, हर इंसान के अंदर कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, कुछ बनने की या कुछ पाने की इच्छाएं होती हैं। ये नागपद उन आंतरिक इच्छाओं के प्रवाह का बेस है। जब ये क्षेत्र पॉजिटिव होता है तो इंसान की इच्छाएं सही दिशा में अलाइन होती हैं। मतलब उनके पूरे होने के रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ बाहरी धन या एक्सटर्नल वेल्थ के बारे में नहीं है, ये इंटरनल क्लैरिटी के बारे में भी है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हमारी रिसर्च में सामने आया है, अही भुज्ञ का कॉन्सेप्ट। हाँ, अही भुज्ञ। अही यानी सर्प और भुज्ञ का मतलब है गहराइयों में रहने वाला। इसे भवन की नींव और उसकी उच्चतम ऊर्जाओं के बीच का एक ब्रिज या सेतु बताया गया है। ये सुनने में थोड़ा फिलॉसफिकल लगता है, लेकिन अगर इसे हम आर्किटेक्चर और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत लॉजिकल है। इस अही बुद्धने पॉइंट को अगर हम डिकोड करें तो ये किसी भी इमारत या इंसान के कोर फाउंडेशन की बात कर रहा है। हाँ, कोई भी बिल्डिंग जितनी गहरी नींव रखती है वो उतनी ही ऊंची आसमान को छू सकती है। बिल्कुल, ये पद उसी गहराई और ऊंचाई को कनेक्ट करता है। मतलब जमीन के नीचे की छुपी हुई ऊर्जा और आकाश तत्व के बीच का बैलेंस, यही बैलेंस तो इंसान को ग्राउंडेड रखते हुए ग्रोथ देता है। जब इंसान के विचार उसकी जड़ों से जुड़े होते हैं तभी उसकी आकांक्षाएं बिना किसी भटकाव के आसमान की तरफ बढ़ती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है, एक ऐसा अदृश्य तार जो हमारे बेसिक्स को हमारे विजन से जोड़ता है। सही कहा। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल आउटकम्स पर। मान लीजिए किसी इमारत का ये नागपद बिल्कुल साफ है, संतुलित है और वहां कोई वास्तु दोष नहीं है, तो इसका सीधा असर क्या होगा? नोट्स के मुताबिक सबसे पहली चीज जो देखने को मिलती है वो है मानसिक स्पष्टता, यानी मेंटल क्लैरिटी। हाँ, और ये पिछले पॉइंट से बहुत अच्छे से लिंक होता है। अगर नींव और आकाश के बीच का कनेक्शन क्लियर है तो दिमाग में कंफ्यूजन या फॉग नहीं रहेगा। और जब मेंटल क्लैरिटी होती है तो इंसान सही फैसले लेता है। बिल्कुल, यही सही फैसले उस पॉजिटिव फाइनेंशियल एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं जो उत्तर दिशा का मूल स्वभाव है।
इस संतुलित जोन का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये सोशल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि नाग एक दूत है, मैसेंजर है। हाँ। तो जब ये जोन क्लियर होता है तो इंसान का कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। वो सही लोगों से जुड़ता है, उसके कॉन्टैक्ट्स मजबूत होते हैं। और आज के दौर में नेटवर्क ही नेटवर्क है। एकदम सही। अगर एंड टू ग्रिड बैलेंस है तो मानकर चलिए कि करियर या बिजनेस में नए अवसरों का जो फ्लो है वो एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की तरह काम करेगा। क्लाइंट्स खुद अप्रोच करेंगे और रुकी हुई डील्स फाइनल हो जाएंगी। ये सब उस गतिशीलता की ऊर्जा का ही कमाल है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। अगर गति और प्रवाह है तो अवरोध और रुकावट भी हो सकती है। हाँ। और यहीं पे हमारी रिसर्च का सबसे डार्क और इंटेंस हिस्सा सामने आता है, वृत्रासुर का कॉन्सेप्ट। ये हिस्सा वास्तु के सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स में से एक है। वृत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ब्लॉक करने वाला या कवर करने वाला। विशाल सर्प या अही के रूप में देखा गया है जिसने ब्रह्मांड के जलों को रोक दिया था। और पानी हमेशा फ्लो का, अवसरों का और जीवन का प्रतीक होता है। तो जब हम कहते हैं कि एंड टू ग्रिड में दोष आ गया है तो इसका मतलब है कि वहां उस वृत्रासुर वाली ऊर्जा ने कब्जा कर लिया है, जो हर तरह के फ्लो को ब्लॉक कर देती है। और ये दोष पैदा कैसे होता है? अगर इस जोन में बहुत भारी कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, कोई ऐसा पिलर या दीवार खड़ी कर दी जाए जो वहां नहीं होनी चाहिए, या फिर वहां टॉयलेट बना दिया जाए। हाँ, यह सबसे आम गलती। वहां घर का कबाड़, रद्दी या गंदगी जमा कर दी जाए। ये कबाड़ और भारीपन बिल्कुल उस वृत्रासुर की तरह काम करता है जो अवसरों के पानी को रोक कर बैठ जाता है। इसका सीधा असर ये होता है कि घर या ऑफिस में समृद्धि का फ्लो अचानक रुक जाता है। एक अजीब सी आर्थिक जड़ता आ जाती है। मतलब मेहनत पूरी होती है लेकिन रिजल्ट जीरो। आर्थिक जड़ता तो सिर्फ एक बाहरी लक्षण है। इसका जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक असर होता है वो और भी ज्यादा गंभीर है। कैसे? जब कोई इंसान अपनी आकांक्षाओं के पूरा होने वाले रास्ते में एक ब्लॉक लेकर जीता है तो उसे भारी मानसिक पीड़ा और तनाव का सामना करना पड़ता है। एक तरह की परमानेंट थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हर छोटे काम के लिए पहाड़ धकेलना पड़ रहा हो। क्योंकि जो ऊर्जा नेचुरल तरीके से फ्लो होनी चाहिए थी वो अब उस भारी निर्माण या गंदगी के नीचे दब गई है। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे नोट्स में एक बहुत ही स्पेसिफिक और हैरान करने वाला डेटा पॉइंट है। हाँ। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनवर्टिब्रेशन या नागपद में दोष होने का सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट 40 साल की आयु के बाद देखने को मिलता है। 40 साल के बाद शारीरिक और मानसिक कमजोरी की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर हम इसे लॉजिकली सोचें तो 40 की उम्र वो समय होता है जब इंसान अपने करियर के पीक पर होता है, जहां उसे अपने बनाए हुए नेटवर्क और अपनी विजडम का फायदा उठाना होता है। उस उम्र में इंसान को फिजिकल हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क और कनेक्शंस की जरूरत होती है। बिल्कुल। और अगर उसी उम्र में किसी व्यक्ति का कम्युनिकेशन, उसका नेटवर्क और अवसरों का दोनों ब्लॉक है तो उसे 40 के बाद भी वही संघर्ष करना पड़ता है जो एक 20 साल का युवा करता है। ये लगातार संघर्ष ही उस शारीरिक और मानसिक कमजोरी का कारण बनता है। इंसान अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जीवन की प्रगति ही रुक गई है। जो जल या अवसर नेचुरली मिलने चाहिए थे वे उस वास्तु दोष रूपी वृत्र ने रोक लिए हैं। ये उम्र का फैक्टर इस बात को साबित करता है कि वास्तु का प्रभाव समय और इंसान की लाइफ साइकिल के साथ कैसे बदलता है। सही कहा। ये सच में एक आई ओपनर है। मतलब टॉयलेट या कबाड़ सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं घेर रहा, वो जीवन के सबसे क्रूशियल फेज की एनर्जी को चोक कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। हाँ, अगर किसी जगह पर यह दोष है तो उसे ठीक कैसे किया जाए। हमारी रिसर्च में रेमेडीज या उपचार के उद्देश्य को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रूपक इस्तेमाल किया गया है, इंद्र द्वारा वृत्र का वध। हाँ, इस मेटाफर को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इंद्र द्वारा वृत्र के वध की बात करते हैं तो ये कोई युद्ध की कहानी नहीं है। यह ऊर्जा के ब्लॉकेज को तोड़ने की प्रक्रिया है। इंद्र का वज्र वास्तव में ज्ञान, एक्शन और करेक्शन का प्रतीक है। वास्तु में नागपद के उपचार का मुख्य उद्देश्य ही यही है, उस रुके हुए फ्लो को वापस चालू करना, उस जड़ता को तोड़कर चेतना और प्रगति को फिर से स्थापित करना। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में वो वज्र क्या है? वो है साफ सफाई, डीक्लटरिंग और स्पेस को ऑर्गेनाइज करना। वास्तु के अनुसार N2 क्षेत्र को हमेशा हल्का, स्वच्छ और व्यवस्थित रखना अनिवार्य है।
अगर वहां भारी निर्माण है तो उसे हटाना या वास्तु रेमेडीज के जरिए उसके प्रभाव को न्यूट्रल करना जरूरी है। अगर वहां कबाड़ है तो उसे तुरंत बाहर निकालना चाहिए। जैसे ही उस जोन को हल्का किया जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी नदी पर बना हुआ कोई भारी डैम टूट गया हो। रुके हुए अफसर फिर से बहने लगते हैं। एग्जैक्टली। जब कोई उस एरिया को साफ करता है तो वो सिर्फ धूल नहीं हटा रहा होता, वो उस जड़ता को खत्म कर रहा होता है। जलों को मुक्त करना, इसी को कहते हैं। बिल्कुल। जो क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स महीनों से अटके हुए थे, वे अचानक क्लियर होने लगते हैं। जो मेंटल फॉग बना हुआ था वो छटने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो आंतरिक आकांक्षाएं कहीं दब गई थीं, उन्हें फिर से एक नई दिशा मिल जाती है। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम अपने आसपास के स्पेस को कितने हल्के में लेते हैं। सही बात है। एंटी या नाग पद कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। ये किसी भी घर का वो वाइटल ऑर्गन है जो ग्रोथ और कम्युनिकेशन को प्रोसेस करता है। ये नींव से लेकर आसमान तक हमारी एनर्जी को चैनल करता है। अगर ये साफ है तो ये अहिबुद्धनी की तरह हमें गहराई और ऊंचाई दोनों देता है। दूत बनकर नए रास्ते खोलता है। लेकिन अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, वहां कचरा जमा करते हैं, तो यही जोन हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाता है और प्रगति को फ्रीज कर देता है। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि भौतिक दुनिया और मानसिक दुनिया अलग-अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो कबाड़ उत्तर दिशा वाले N2 ग्रिड में इकट्ठा होता है, वही कबाड़ विचारों और भविष्य के अवसरों को भी ब्लॉक कर देता है। संतुलन ही सब कुछ है। और वास्तु सिर्फ दिशाओं का विज्ञान नहीं है, ये ऊर्जा के प्रवाह को अपने अनुकूल बनाने का एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा। तो इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए यहाँ एक विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ। अक्सर इंसान अपनी रुकी हुई प्रगति, करियर के ठहराव या मानसिक थकान के लिए बाहरी दुनिया, इकोनॉमी या अपनी किस्मत को दोष देता है। लेकिन क्या ये संभव है कि जो अवसर और जो सफलता रुकी हुई है उसका कारण बाहर नहीं बल्कि ठीक वही मौजूद हो जहां रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही है? ये बहुत गहरी बात है। क्या अनजाने में किसी ऐसी जड़ता या अवरोध को जगह दे दी गई है जो एक अदृश्य वित्रासुर की तरह उस विकास को रोके हुए है? हाँ। शायद समाधान किसी बड़े चमत्कार में नहीं बल्कि अपने ही आसपास के उस रुके हुए प्रवाह को मुक्त करने में छिपा हो। आज की इस गहन चर्चा बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास की ऊर्जाओं को समझते रहिए।